भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। – 2006 से नहीं मिला मुंडरी बुजुर्ग को पुनर्वसन। बाढ़ में डूब जाएंगे लेकिन गांव खाली नहीं करेंगे। शासन प्रशासन ने गांव वासियों को जलस्तर बढ़ने की जानकारी दी और गांव खाली करने को कहा। भंडारा जिले के अंतर्गत मोहाड़ी तहसील मुंडरी बुजुर्ग यह गांव जब भी वैनगंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर चलता है तब यह गांव जलमग्न हो जाता है। इस गांव में 200 मकान है और इस गांव के गांव वासियों ने 2006 से पुनर्वसन की मांग की है, लेकिन उनको अब तक पुनर्वसन नहीं मिला। 11 सितंबर 2024 को वैनगंगा नदी का जलस्तर सुबह से बढ़ने लगा और वैनगंगा नदी खतरे के निशान पर चलने लगी, जिसके कारण मुंडरी बुजुर्ग गाँव में पानी घुसने की संभावना बढ़ने लगी। तुमसर SDM, तहसीलदार और थानेदार की टीम गांव में पहुंचकर गांव वासियों को बढ़ते जलस्तर की जानकारी दी और मुंडरी बुजुर्ग गांव के एक स्कूल में गांव वासियों के रुकने का इंतजाम किया गया। पूरे गांव वासियों को वहां जाने को कहा, लेकिन 2006 से परेशान मुंडरी बुजुर्ग के गांव वासियों ने पुनर्वसन की मांग की। जब तक हमें पुनर्वसन नहीं मिलता हम गाँव नहीं छोड़ेंगे, यही डूब जाएंगे लेकिन गाँव नहीं छोड़ेंगे। पूरे गाँव वासी ऐसे कहने लगे। जब भी बाढ़ आती है सभी गाँव वासियों को परेशानी से जूझना पड़ता है, लेकिन उनको अभी तक न्याय नहीं मिला है और SDM, तहसीलदार का कहना है कि इनकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। क्या जलस्तर बढ़ने पर गांव वाले सुरक्षित स्थान पर जाएंगे, यह सवाल उठ रहा है। इन गांव वालों की सुरक्षा के लिए प्रशासन तैयार है। माझ्या श्यामकला गरीबचंद मालदे का मागणी आहे तुमची, कशाबद्दल सांगले? माझं म्हणणे आहे की माझ्या टोलीवर 272 घरांची संख्या आहे। 2006 पासून पूर येत आतापर्यंत आम्ही परेशानमध्येच राहिलो। आम्हाला शासनचे लोक येतात, अधिकारी लोक येतात तहसीलमधून, त्यांना म्हणतात की शाळेत चला, तुमच्यासाठी स्वयंपाक बनवलं, आम्ही खाऊन येतो, काही लोकांना अन्न मिळते, काही लोकांना मिळत नाही, परेशान होते। तोपर्यंत तसं करता करता आम्ही आजपर्यंत आलो, पण आम्हाला आज 2020 मध्ये बी आमची मागणी शासनापर्यंत पोहोचली, त्याचा आमचा काही आला नाही आजपर्यंत की तुम्हाला होणार की नाही होणार पुनर्वसन। गावातले लोक आणि जिल्हा परिषदेचे आमदार, खासदार म्हणतात की तुमच्या पुनर्वसन होणार। कलेक्टरला आम्ही निवेदन दिला, त्याने प्रस्ताव पाठवला, हो म्हणतात, पण आम्हाला आश्वासन दिलं नाही। होची आश्वासन देतात पण होणार असं म्हणतात नाही, पण आम्हाला पुनर्वसन पाहिजे। तेव्हाच आम्ही ह्या टोलीच्या बाहेर निघू, तोपर्यंत आम्ही निघत नाही। आता पाणी वाढलं तर त्याची पाणी वाढलं तर आम्ही इथंच मरू, इथंच करू। निघला बी आपण सर शाळेमध्ये, तर तिथून आम्ही निघणार नाही शाळेत निघू, पण तुमच्या आम्ही काहीतरी लिखा द्या आम्हाला तुम्ही। लेखी पत्र पाहिजे की शाळेत जा, पण शाळेतून आम्ही ताला लावणार, आम्ही मुलाला शाळेत बसू देणार नाही। साहेब हा मुद्दा 2006 पासून आहे। 2006 पासून आम्ही निवेदन वारंवार शासनाला देत आहे, तरी पण आमची आवाज कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्यापर्यंत पोहोचली नाही आजपर्यंत। इथं येतात आणि थोड्या वेळासाठी साहेबांनी ते सांगितले ना, प्रोसेस झालेली आहे तुमची। 2006 पासून हेच चालू आहे। पण आता पूर आला म्हणून झाली म्हणतात। 2006 पासून आमच्याकडे रिकॉर्ड आहे, याच्या 94 पासून आमच्याकडे रिकॉर्ड आहे, पुरावे आहेत। 2008 पासून आमच्याकडे पुरावे आहेत, त्याच्यावर कोणीही बजावणी करत नाही। 94चा पूर आला साहेब अगोदर, 94च्या पूर मध्ये आम्ही असंच लेखी दिला, मग 94 नंतर 2004 मध्ये आला, 2 मध्ये आला, मग 4 मध्ये आला, मग 5 मध्ये आला, मग 6 मध्ये आला, 6च्या नंतर 2020 मध्ये आला, मग 22 मध्ये आला साहेब। आणि आता पण गेल्या वर्षी पण आला, आता आज पण आला। आमदार येतात, हो म्हणतात, याचा आडाखडा का आम्हाला आजपर्यंत दिला नाही। आमदार आला नाही का तुमच्याकडे? आमदार आज नाही आला, आज नाही आले, कोणीच नाही आले।
फक्त मग वोट तुम्ही मागायला येते. वोट देतात ना मग तुम्ही आमदार साहेब वोट बी मागायला आले ना, येते फक्त. खासदार साहेब बी आले. वोट मागण्यासाठी सर्व येतात. आमच्याकडे पहा, आमच्याकडे पहा. आमच्याच ह्याच आझाद वार्डातून कुमार टोलीवरून सरपंच बनतात साहेब. मग आमची का टोली अशीच का? मागणी आहे तुमची? आमची मागणी आम्हाला पुनर्वसन पाहिजे. अरे पाणी जास्त आला तर त्याच्या आला तर आला, येऊ द्या. येऊ द्या ना. येऊ द्या, आम्ही येऊ द्या इथंच राहू. साहेब, आम्ही इथेच राहू, पण आम्ही तिथे जाणार नाही. जाणार नाही आम्ही शाळेत. आज बी आहे पुन्हा तर नंतर बी तोच मॅटर तोच matter आहे होणार ना. ना येणारी साहेब. पिढी बी तशीच राहील राहणार आहे. ना. आज निघणार उद्या जाणार. जाणार. हे परिस्थिती नेहमी साहेब, हा. जेव्हा आमच्या नेहमीच आहे. घरामध्ये पाणी घुसतो, एक एक महिना घर भरत नाही, 10 वेळेस बोलण्यापेक्षा बरं. तर आमची अवस्था तर काय होत असेल तेव्हा त्यावेळेस भिंत बोल्या राहते, घरवाला राहतो, राहायची मानधन भेटत असेल ना? नाही साहेब, मानधनासाठी आम्ही 2006 मध्ये मानधनासाठी 17 लोकांना मिळालं नव्हतं साहेब. आम्ही उपोषणावर बसलो होतो भंडाराला. किती कलेक्टर लोकांना ऑफिसमध्ये. भेटलं होतं? ते काही लोकांना मिळालं, काही लोकांना नव्हते मिळाले, म्हणून आम्ही उपोषणावर बसलो होतो साहेब 2006 मध्ये. त्यानंतरही भेटलं नाही. त्यानंतर मग मिळाला. तहसीलदार होती ती शिंगाडे मॅडम, त्याच्यानंतर भेटलं आणि त्याच्यानंतर आम्हाला काही नाही मिळाला. आता हे 20 आणि 22 मध्ये 20 आलं. मध्ये काहीच नाही. काही नाही मिळाला साहेब. काही जणाला मिळाला, काही जणाला नाही मिळाला. हा टोली डुबली होती का पाणी? हो, इथं खूप पाणी होतं साहेब या मंदिरामध्ये. मंदिरापर्यंत पाणी पाणी होतं. 15 ऑगस्टला इथं झेंडा फडकवला तर याच्यावर चढून तेव्हा बी पाणी होता. तेव्हा ते जेव्हा पूर आटते साहेब, एवढी दुर्दशा होते, बिमार पडतात, पैसा नाही राहत वेळेवर पेशंटला सुधरवण्यासाठी. तुमचं नाव सांगा. माझं नाव सौ श्यामकला गरीबचंद मालदे. तुमचं दिलीप महागू शेंडे, शेखर नेत्राम केवट, केशव टिल्लोरा मालदे, राजेंद्र गंडाव शेंडे, उपसरपंच ग्रामपंचायत मंत्री. भंडारा जिले में लगातार 2 दिन से आई जोरदार बारिश के चलते वैनगंगा नदी उफान पर बह रही है। नदी किनारे गांव में बाढ़ की परिस्थिति निर्माण हुई है, जिसके चलते मोहाड़ी तहसील अंतर्गत मुंडरी बुजुर्ग कुमार टोली इस गांव में वैनगंगा नदी का जलस्तर बढ़ता देख शासन प्रशासन के अधिकारियों ने गाँव में जाकर 200 से अधिक लोगों को गाँव खाली करके मुंडरी के स्कूलों में गाँव के लोगों की रहने और खाने का इंतजाम किया था। लेकिन वैनगंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे कभी भी गाँव को धोखा है। लोगों को सूचना देने और समझाने के लिए तुमसर एसडीएम दर्शन निकालजे और मोहाड़ी तहसीलदार सुरेश वागचौरे और मोहाड़ी थानेदार मुंडे, यह सभी अपनी टीम के साथ बुजुर्ग गांव के 250 से अधिक लोगों को समझाकर गांव के लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कहा। लेकिन 2006 से गाँव वासी पुनर्वसन की मांग कर रहे, जिनको अब तक पुनर्वसन नहीं मिला। इसलिए गाँव वासियों का कहना था कि गाँव डूबेगा तो भी चलेगा, लेकिन हम यहाँ से नहीं जाएंगे। इस विषय को गंभीरता से लेते हुए और इस गांव की पुनर्वसन की प्रक्रिया को तहसील विभाग से आगे बढ़ाई है और उनकी मांगों को पूरा करने के लिए प्रक्रिया शुरू है, ऐसा स्वयं तुमसर एसडीएम ने कहा। लेकिन गांव के लोगों का कहना था हमें यह लिखित में दे, जिस कारण गांव में रोष बढ़ने लगा। लेकिन शासन प्रशासन ने अपनी सुध लेते हुए और पानी का जलस्तर बढ़ता देख और गाँव वालों को किसी भी प्रकार की तकलीफ न हो और जनहानि न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए तुमसर एसडीएम, तहसीलदार और मोहाड़ी थानेदार और उनकी टीम ने मुंडरी के स्कूलों में लोगों के लिए ठहरने और खाने की व्यवस्था की और महसूल विभाग और पुलिस की टीम ने वैनगंगा नदी का जलस्तर की सूचना लोगों को देते रहे। वैनगंगा नदी पात्रातले पाण्याची पातळी वाढत चाललेली आहे आणि येत्या रात्री सुद्धा पाण्याची पातळी वाढण्याची शक्यता आहे। आपलं गाव नदी किनाऱ्यावर आहे। आपल्या गावाचं आणि पाणी पातळीतील अंतर फार कमी आहे। आपल्या गावामध्ये पाणी शिरून घरामध्ये पाणी शिरण्याची शक्यता आता निर्माण झालेली आहे। माझं सर्वांना आव्हान आहे, आपल्या तहसील कार्यालयातर्फे झेडपी शाळेमध्ये सर्वांची आजची राहण्याची आणि जेवणाची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे। आजच्या दिवस पाणी वाढणार आहे, त्यात या आजच्या दिवसापुरतं सर्वांनी या गावातून आपण शिफ्ट होऊन जिल्हा परिषद शाळेमध्ये आपली जिथे सोय केलेली आहे तिथे आपण सर्वांनी आता स्थानांतर करावं। आपल्या सर्वांच्या भल्यासाठी आपण हा निर्णय घेत आहोत। कुणीही आपल्या पाणी जी पातळी वाढत आहे त्याच्याबाबत कुणीही आपण गाफील राहून चालणार नाही। आपल्यासोबत वृद्ध व्यक्ती, आपल्या गावातील लहान मुले यांचा सर्वांचा विचार करून आपण जिल्हा परिषद शाळेमध्ये आपण शिफ्ट व्हावं, तिथे स्थानांतर करावं अशी माझी सर्वांना विनंती आहे। आताच माननीय दर्शनजी निकालजे
उपविभागीय अधिकारी तुमसर यांनी आपणाला जे आवाहन केलेलं आहे त्या आवाहनानुसार आपण पाहताय की या ठिकाणी कुंभार टोलीच्या भोवती पाण्याचा विळखा पडण्याचे चान्सेस वाढलेले आहेत. पाणी पातळी आता जवळजवळ 3ऱ्या पायरीपर्यंत पोहोचलेली आहे खुलेच्या आपल्या दगडापासून. तर आता हा रस्ता हळूहळू क्रॉस होऊ शकतो. वरती पाऊस पडतोय, शिवाय धरणातूनही पाणी साठा सुटणार आहे. या सगळ्या संभाव्य स्थितीमध्ये आपण आपल्या जीवाची काळजी घेणं आवश्यक आहे. आपली लहान मुलं, घरातले वयोवृद्ध, आजारी पेशंट या सर्वांच्या हितासाठी, त्यांच्या जीविताच्या सुरक्षिततेसाठी मी तहसीलदार मोहाडी पुन्हा एकदा माझ्यासोबत उपस्थित असलेले EPI मुंडे साहेब, त्यासोबत राजेंद्रजी शेंडे आणि सर्व इतर पदाधिकारी यांच्या समोर आपणाला पुन्हा एकदा आवाहन करतो की कृपया आपण सर्वांनी आपलं सर्व काही साहित्य व्यवस्थित ठेवून फक्त झोपण्यासाठीचे कपडे घेऊन आपण जिल्हा परिषदेच्या शाळेमध्ये यायला हवंय. त्या ठिकाणी आल्यानंतर आपल्या जेवणाची व्यवस्था केलेली आहे, राहण्याची व्यवस्था आहे. उद्या आपण त्यामध्ये आणखी सुधारणा करू शकतो. आपत्तीमध्ये आपण जीविताची सुरक्षा घेणं ही महत्वाची बाब आहे. बाकी सगळं मिळू शकतं, सगळ्या सोयी होऊ शकतात, जीव परत येऊ शकत नाही. माझी तुम्हा सर्वांना कळकळीची विनंती आहे की आपण निसर्गाचा अंत पाहण्याचा प्रयत्न करण्याला अर्थ नाही. तुम्ही या ठिकाणी कायमचे रहिवासी आहात. अनेक पूर, अनेक पावसाळे आपण नक्कीच पाहिलेले आहात. त्याबद्दल तुम्हाला भीती वाटत नसेल, पण शासन म्हणून, शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून मला आपल्या जीविताची काळजी वाटते आणि मी आपणा सर्वांना त्यासाठी विनंती करतो की कृपया आपण जास्त अंत न पाहता, निसर्गाच्या शक्तीचा अंत न पाहता आपण कृपया स्थलांतर करावं. धन्यवाद. ग्रामीणों द्वारा रेती चुरा रहे 5 ट्रकों को पकड़कर पुलिस को सूचना दी गई। इस कार्रवाई में पुलिस ने कुल 96 लाख रुपए का माल जब्त किया। यह कार्रवाई साकोली तहसील के पसोड़ी ग्राम में 9 सितंबर की रात की गई। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने ट्रक के चालक खैरलांजी ग्राम निवासी प्रमोद वसंता लांडगे उम्र 38 वर्ष, साकोली के शिवाजी वार्ड निवासी मनोज बलीराम निवारे उम्र 30 वर्ष, ऋषि ग्राम निवासी चालक कृष्णपाल सूर्यभान राउत उम्र 35 वर्ष, प्रदीप सुखदेव बावरे उम्र 38 वर्ष, सतीश दिलीप सोनवानी उम्र 28 वर्ष, ट्रक मालिक साकोली निवासी अतुल बडोले, कुलदीप राउत, रूपेश टेम्भुर्ने, नागपुर निवासी प्रणय जांबुलकर, रेती घाट मालिक निखिल टेम्भुर्ने, चिचकर निवासी निखिल झिंगरे उम्र 40 वर्ष का समावेश है। आरोपी यह गैर कानून तरीके से रेती घाट से रेती चुरा रहे थे। ग्रामीणों को इसकी भनक लगी तो मौके पर पहुंचकर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने इस मामले में ट्रक क्रमांक MH36 AB 3315, MH36 AA 3315, MH36 AA 3669, MH36 AA 5358, MH40 BL 8790 ऐसे कुल 5 ट्रक जब्त किए। ट्रकों व रेती की कीमत कुल 96,05,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी चालक व मालिक पर पुलिस ने धारा 303 भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जांच पुलिस उप निरीक्षक प्रशांत वडुले कर रहे हैं। भंडारा शहर से सटे गणेशपुर में सन्मित्र गणेश मंडल की ओर से 25 मुख वाली गणेश प्रतिमा की स्थापना की गई, जबकि यहां पर जगन्नाथपुरी का दृश्य साकार किया गया है। सन्मित्र गणेश मंडल की ओर से हर वर्ष नए स्वरूप के साथ अलग अलग प्रतिमाएं स्थापित की जाती है। इस गणेश जी के दर्शन के लिए हर दिन हजारों भक्त दूर दूर से यहाँ आते हैं।
भंडारा शहर के प्रमुख मार्गों पर बढ़ता हुआ अतिक्रमण निकालने की मुहिम भंडारा नगर परिषद की ओर से चलाई जा रही है। इस मुहिम के तहत शहर की यातायात प्रमुख मार्गों का अतिक्रमण हटाया गया। गुरुवार 12 सितंबर को गांधी चौक से पोस्ट ऑफिस चौक तक अतिक्रमण हटाया गया। गांधी चौक से पोस्ट ऑफिस चौक के रास्तों पर दिन ब दिन अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। साथ ही लोगों के वहां कपड़े, जूते, चप्पल व अन्य वस्तुओं की दुकान है। इन दुकानों में खरीदारी के लिए आने वाले ग्राहक अपना वाहन रास्तों पर ही रखते हैं और कई लोग अपनी लापरवाही के कारण रास्तों पर अपनी दुकानें लगा देते हैं, जिसके कारण रोज ट्रैफिक होता है, जिससे लोगों को यातायात में बड़ी परेशानियां होती है। जिसके मद्देनजर रखते हुए नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण हटाने की मुहिम चल रही है। अतिक्रमण द्वारा प्रभावित होने वाली यातायात सुचारू रूप से शुरू रहेगी। यह कार्रवाई मुख्याधिकारी करण कुमार चौहान के नेतृत्व में की जा रही है। भंडारा जिले में वैनगंगा नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। इसके कारण वैनगंगा नदी का बैक वाटर भंडारा शहर में घुस गया है और सहकार नगर, विद्यानगर में कई परिवार बाढ़ के पानी में फंस गए हैं। जिला आपदा प्रबंधन की ओर से रेस्क्यू टीम की मदद से सभी को बचाने का काम किया जा रहा है।
गोंदिया के ITI के सामने सड़क पर एक ST बस के सामने अचानक मवेशी आ गया तो ST बस ड्राइवर ने मवेशी को बचाने की कोशिश की और मवेशी के साथ बस ने 4 गाड़ियों को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में ST बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और बस चालक मामूली रूप से घायल हो गया, जबकि बस में बैठे यात्रियों को भी मामूली चोटें आई। बताया जा रहा है बस चालक को मवेशी बैठा हुआ दिखाई नहीं देने के कारण यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पालतू जानवरों के कारण पहले भी दुर्घटनाएं हो चुकी है। वहाँ से बस आ रही थी, जानवर बैठा था, ड्राइवर का उस पर ध्यान नहीं गया कि वहाँ पे गैया बैठी है करके, और ड्राइवर ने उसके गैया के ऊपर में बस चढ़ा दिया और जैसी गाड़ी अनकंट्रोल हुई तो सीधा जो बाजू में वहाँ पे 3-4 गाड़ियाँ खड़ी थी उनके ऊपर से बस होकर के यहाँ पर टकरा गई। गाड़ी में 10 से 12 लोग बैठे थे, जिसमें से कुछ लेडीज़ों के नाक और मुंह से ब्लड निकल रहा था और बाकी फिर किसी को कुछ ज़्यादा हानि नहीं हुई। प्रशासन को इस सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि जो अभी तक के यहाँ पर ये कम से कम 15 घटना होंगी जो यहाँ पर घटना हुई है। 15 दिन में यहाँ पर कई लोगों के हाथ पैर टूट गए, मुंह फूट गए। हम लोगों ने कंप्लेंट करे, हमने ग्राम पंचायत में जाकर के बोले, हम लोगों ने थानों में नोटिस दिए, कई बार कई कार्रवाई करने की कोशिश करे, कोई भी कुछ नहीं हुआ। और हमने लोगों को बुला करके बताए भी यहाँ पर कि कोई बड़ा हादसा होने के पहले ये जो यहाँ पर रोडों पे गैया बैठे रहती है इसका कुछ इंतज़ाम हो, लेकिन कुछ इंतज़ाम नहीं हुआ और आज बड़ी घटना हो गई। वो तो अच्छा हुआ कि किसी की जान नहीं गई और आगे अगर से इस पर मतलब कोई कार्रवाई अगर से की नहीं गई और ये जानवरों का इंतज़ाम किया नहीं गया तो आगे और किसी की जान भी जाएंगी। यहाँ रोज के बहुत हादसे हो रहे हैं, अभी भी गाय के बचाने के इसमें बहुत बड़ा हादसा हुआ है। कृपया थोड़ा इस चीज़ पे जानवरों पे ध्यान दिया जाए। आए दिन एक्सीडेंट जानवरों के कारण बहुत हो रहे हैं। 207 हमारी साइड में खड़ी है गाड़ी, उधर से जानवर चक्कर में बस आ रही थी, अनबैलेंसिंग हो गया तो सब गाड़ी के ऊपर से रेस हो गई। इसमें ड्राइवर की कोई गलती तो है ही नहीं नज़र आ रही, बाकी जानवर के बचाने की वजह से ये एक्सीडेंट बहुत होते होते इंसानों को बचाने तो कई लोग मर सकते थे इसमें। धन्यवाद। हम तो भगवान शिव को मानने वाले हैं, जहर भी पीते हैं और फिर भी जीते हैं, वक्तव्य राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच केले होते। हम तो भगवान शिव को मानने वाले हैं, इसलिए जहर भी पीते हैं और फिर भी जीते हैं। या पाठीमागे त्यांचा उद्देश फार महत्त्वाचा होता। त्यांना राज्यातील जनतेला कमी शब्दात बरंच काही सांगायचं होतं। 2014 साली राज्याचे मुख्यमंत्रीपद भूषवताना राज्यहिताचे अनेक निर्णय त्यांनी घेतले। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन। त्यात सर्वाधिक डोकेदुखी ठरणारा विषय म्हणजेच मराठा आरक्षण। या आरक्षणावरून त्यांच्यावर अत्यंत खालच्या पातळीतील जरांगेसारख्या मराठा उपोषणकर्ता अभ्यासाविना जे तोंडात येईल ते बोलून राज्याच्या उच्चपदस्थ असलेल्या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधला। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मराठा समाज हिताचे अनेक निर्णय घेतले। सारथी संस्थेची स्थापना केली। सारथीच्या माध्यमातून मराठा तरुणांना स्पर्धा परीक्षा, व्यावसायिक कर्ज अशा अनेक योजना अंतर्गत मराठा समाजाचा सर्वांगीण विकास साधला। मराठा समाजाला आरक्षण देऊन ते टिकवणं असेल किंवा अण्णासाहेब पाटील महामंडळाद्वारे कर्ज योजना असेल, असे अनेक फायदे पोहोचवले। असे असताना देखील शेवटी या समाजाचा उपोषणकर्ता मनोज जरांगे कशा भाषेत बोलत होते हे महाराष्ट्रातील जनतेला ज्ञात आहे, ते वेगळे सांगायची गरज नाही। महाराष्ट्राला मराठा समाजाच्या संदर्भात मी काय केलं नीट माहिती। मराठा समाजाला मी आरक्षण दिलं, या सभागृहाने दिलं, मी मुख्यमंत्री होतो, ते हायकोर्टात टिकवलं, जोपर्यंत मुख्यमंत्री होतो सुप्रीम कोर्टात टिकवलं। त्या ठिकाणी सारथी संस्था सुरू करणं असेल, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी कर्ज देणं असेल, या सगळ्या योजना त्या काळामध्ये आपण सुरू केल्या। देवेंद्र फडणवीस मी तुला नाही आवडू शकत, तुम्हाला बाकीच्यांसारखं समजू नको। तू ब्राह्मणी दावा करायला जाशील, बाकीच्या ब्राह्मणाला काय नाही करणार, तुला सुट्टी नाही, तुला आयुष्यातून उठून पुऱ्या। दोन 2022 मध्ये पक्षाच्या आदेशानुसार उपमुख्यमंत्री पदावर रुजू होऊन राज्यहिताचे कार्य केले। अनेकदा विरोधकांनी देखील अशा प्रकारचे चक्रव्यूह रचण्याचा प्रयत्न केला। देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस
ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडील. अमित शाह यांचं ट्वीट आलेलं आहे, अतिशय बोलकं ट्वीट आहे. भाजपा अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी के कहने पर ही श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने बड़ा मन दिखाते हुए महाराष्ट्र राज्य और जनता के हित में सरकार में शामिल होने का निर्णय लिया है. यह निर्णय महाराष्ट्र के प्रति उनकी सच्ची निष्ठा व सेवाभाव का परिचायक है. इसके लिए मैं उनको हृदय से बधाई देता हूँ. पण देवेंद्र फडणवीस यांनी ही सर्व वादळ पेलवली. राज्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेताना देखील स्वच्छ निर्मळपणे त्यांनी माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडेन असे आश्वासन राज्यातील जनतेला दिले व त्याला ते जागले देखील. मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदेजींनी जर असं म्हटलं की मराठा आरक्षणाकरता कुठलाही निर्णय घ्यायचा मी प्रयत्न केला आणि तो प्रयत्न मी थांबवला तर त्या क्षणी माझ्या पदाचाही राजीनामा देईल आणि राजकारणात देखील देतो. हम तो भगवान शिव को मानने वाले हैं, इसलिए जहर भी पीते हैं और फिर भी जीते हैं. भंडारा जिला पुलिस ने जुए और शराब के अड्डे पर छापेमारी कर 72,320 रुपए का कीमती सामान जब्त किया. सिहोरा पुलिस को सूचना मिली कि सुकली नकुल में जुआ चल रहा है. पुलिस ने वहां छापा मारा. छापे के दौरान जुआ खेलते हुए सुकली नकुल निवासी रविदास भागवत चहारे उम्र 32 वर्ष, अमर गुणवंत राउत उम्र 23 वर्ष, हरीश दीनदयाल गोंडाने उम्र 27 वर्ष, अरविंद मनोहर राउत उम्र 27 वर्ष, चंद्र कुमार जयतराम पादी उम्र 41 वर्ष, मुकेश शिवलाल गोंडाने उम्र 40 वर्ष, दुर्योधन सेवक राम अंबुले उम्र 36 वर्ष, राजेश श्रीराम आंबेडारे उम्र 27 वर्ष, राकेश कुंवरलाल राहंगडाले उम्र 50 वर्ष को रंगे हाथ पकड़ा गया. उसके पास से मोबाइल फोन समेत 25,490 रुपए का माल जब्त किया गया. कादा पुलिस ने सिरसघाट निवासी जिबलाबाई बोंद्रे से 1,000 रुपए, सातोना निवासी रंदावत लालचंद वाघमारे से 1,110 रुपए, गोरेघाट निवासी मुरलीधर शंकरलाल पादी से 400 किलो महुआ जब्त किया गया. लवारी निवासी दिगंबर मोतीराम उरकुडे से 910 रुपए की शराब, प्रवीण मुरलीधर रोगड़े उम्र 34 वर्ष से 900 रुपए की शराब जब्त की गई.